ओके, वीन, रेले जीन्स तथा स्टीफन बोल्ट्जमान नियमों को प्लांक विकिरण नियम से प्राप्त करना। टू ऑब्टेन वीन, रेले जीन्स एंड स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ फ्रॉम प्लांक रेडिएशन लॉ। तो प्लांक रेडिएशन लॉ हम पढ़ चुके हैं, हम वीन लॉ भी पढ़ चुके हैं, रेले जीन्स भी पढ़ चुके हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ भी हम देख चुके हैं। तो अब यूजिंग प्लांक रेडिएशन लॉ देखते हैं कि ये दोनों लॉ हमें मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि जो प्लांक रेडिएशन लॉ है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंप्लीट कर्व को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा। तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं वीन का रेडिएशन लो। तो वीन का रेडिएशन लो कौन सी रेंज में वैलिड था। मैं ब्लैक बॉडी का ग्राफ प्लॉट करती हूँ। ये हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ मिला था यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा ग्राफ था। इस ग्राफ में अपन ने देखा था कि जो वीन का लो है वो फर्स्ट हाफ पोर्शन के लिए वैलिड था। जो वीन का रेडिएशन लो है वो इस रीजन के लिए वैलिड था, क्योंकि इस रीजन के अंदर लैम्डा इंक्रीज होने से स्पेक्ट्रल एनर्जी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। करेक्ट। तो ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन था, लो वेवलेंथ वाला। ये भी अपन ने देखा था कि जो वीन का रेडिएशन लो है वो कौन से रीजन के लिए वैलिड है, लो वेवलेंथ वाले। तो हम यहाँ पर लो वेवलेंथ वाली कंडीशन लगाते हैं। तो देखो जो प्लांक रेडिएशन लो था उसमें हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, लैम्डा इज़ वेरी वेरी लेस देन HC अपॉन KT। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो वीन का रेडिएशन लो है सिर्फ वो कब वैलिड होगा, जब लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो अपन इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लगा रहे हैं, बिकॉज हम लो वेवलेंथ की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं प्लांक रेडिएशन लो में। तो अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है इस टर्म के कंपेरिजन में, तो जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म था जो प्लांक रेडिएशन लो में हमें मिला था, e⁻ HC लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला टर्म है लैम्डा वो बहुत छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बहुत कम हो तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो पावर में चली जाए तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। नाउ यूजिंग दिस इन प्लांक रेडिएशन लो। तो प्लांक रेडिएशन लो हमें ये मिला था, एनर्जी डेंसिटी वॉज इक्वल टू h/hc ओवर λ⁵ 1 ओवर एक्सपोनेंशियल HC लैम्डा KT -1। तो यहाँ पर अपन ये वैल्यू लगाएंगे। हमें पता है ये क्वांटिटी 1 के कंपैरिजन में अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो 1 को इसके सामने हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड। तो हमने 1 को अवॉइड कर दिया, बचे हुए टर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। पावर नेगेटिव में होने के बाद देखिए अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 8πHC। चारों कांस्टेंट है तो चारों को मिला के नाम दे दिया A, तो जहाँ पर A कांस्टेंट हो गया 8πHC। सिमिलरली यहाँ पर HC और K ये कांस्टेंट है तो HC और K को मिला के नया कांस्टेंट दे दिया A। तो ये फॉर्म किस में रिड्यूस हो जाएगा, इस फॉर्म में। और हम जानते हैं, हमने पढ़ा है वीन का लो का एक्सप्रेशन बिल्कुल यही आता है। और अगर प्लांक रेडिएशन लो वेवलेंथ रीजन में इस फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाता है, इसका मतलब इसका कर्व कैसा बनेगा, शुरू में लो वेवलेंथ वाले रीजन में इसी तरह का कर्व बनेगा, क्योंकि वीन के रेडिएशन लो का कर्व यही था कि लैम्डा इंक्रीज होने से स्पेक्ट्रल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। सो दिस इज हाउ लो वेवलेंथ में प्लांक रेडिएशन लो किस में रिड्यूस हो जाएगा, वीन के लो में, और उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब जैसे ही ये मैक्सिमम पर पहुंचेगा उसके बाद जो रीजन आएगा वो कौन सा रीजन आ जाएगा, हाई वेवलेंथ वाला। तो हाई वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ा देंगे तो हमें जो लो मिलना चाहिए वो रेले जीन्स का मिलेगा। तो चेक करते हैं मिलता है या नहीं। तो सेकंड कैटेगरी में क्योंकि लैम्डा हाई वेवलेंथ वाले रीजन में है तो हम कंडीशन लगाएंगे लैम्डा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन HC/KT। उस कंडीशन में जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है HC/λ/KT, दिस विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। वाई इज़ इट सो, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और डिनोमिनेटर जब बहुत ज़्यादा होता है तो जो ओवरऑल क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही डिक्रीज हो जाती है। और वो पावर में है तो वो उस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। तो ये क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 1 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी हो जाएगी। और जब e⁻x में x की वैल्यू है वो 1 के कंपैरिजन में कम होती है तो हम e⁻ का एक्सपांशन यूज़ करते हैं, जो कि एक्सपांशन का आपको पता ही है। e⁻ का एक्सपांशन क्या होता है, 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर ये एक्सपांशन वाली सीरीज यूज़ करेंगे। हमारे केस में x की वैल्यू क्या है, HC/λ/KT। तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस, ये मैंने यहाँ पर x लिखा, बाकी के टर्म को अपन अवॉइड कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि x बहुत छोटा है तो उसकी पावर जो है, अगर ये जो x वाली वैल्यू है ये बहुत ही कम है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। x है स्क्वायर और भी छोटा होगा, x³ और भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि 1 से कम वैल्यू जितनी भी होती है, फॉर एग्जांपल 0.2 है अगर x, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 0.04, जो कि इससे भी कम हो गया, रिड्यूस हो रहा है ना x² की वैल्यू। तो हम आगे की टर्म को अवॉइड कर देंगे। नाउ वी विल यूज़ दिस इन प्लांक लो। तो प्लांक लो हमारे पास ये था, इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो e⁻x का अपन ने देखा है।
तो यहाँ पर देखिए इस जगह ये e की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी की जगह रख दिया 1 + x और -1 ऑलरेडी था, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे हुए टर्म अपन ने लिख दिए। सो रीअरेंज करेंगे, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल करेंगे। जो फॉर्म हमें मिला है देखिए, ये किसका फॉर्मूला आया था, ये रेले जीन्स का आ गया। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है आपको पता है, ये मैक्सिमा से शुरू होता है और आगे वाले कर्व को देता है। तो प्लांक रेडिएशन लो जो है वो लो वेवलेंथ कैटेगरी में तो वीन का लो बन जाएगा, जिसकी वजह से ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ तक पहुँचने के बाद वो हाई वेवलेंथ वाली रीजन में रेले जीन्स वेव की तरह भी, रेले जीन्स लॉ की तरह बिहेव करेगा, तो वो इस वाले कर्व को दे देगा हमें। तो हमें यहाँ पर शुरू से लेके एंड तक का पूरा कर्व मिल जाएगा। तो एक अकेला जो लॉ है प्लांक रेडिएशन लॉ, वो इस कर्व के यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक के पूरे पोर्शन को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा। एंड द रीज़न वाज क्योंकि ये क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड था, इसके अंदर एनर्जी को कंटिन्यूस ना मान के क्वांटाइज्ड या फिर डिस्क्रीट माना गया था, इस वजह से ये हो गया। अब देखो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ जो है वो क्या था, वो हमें पता है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ था कि स्पेक्ट्रल एनर्जी जो है, इमिशन पावर जो है वो प्रोपोर्शनल होती है T⁴ के, या फिर इसको हटाने के लिए जो हम कांस्टेंट लगाते हैं दिस इज स्टीफन कांस्टेंट। ये लॉ मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया है, जिसमें अपन ने आई थिंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा, उसमें मैंने आपको ये लॉ लिखवाया होगा स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो देखना वो कैसे मिलता है अपन को प्लांक रेडिएशन लॉ को यूज़ करके। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें डी लैम्डा रेंज में पता है, डी लैम्डा रेंज में एनर्जी डेंसिटी होती है यू लैम्डा। अगर हमें लैम्डा 0 से लेके इनफाइनाइट तक की रेंज की पूरी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी यू लैम्डा डी लैम्डा। अब यू लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू हमें प्लांक रेडिएशन लॉ से मिली हुई है, वो वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी। कॉन्स्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और जो टर्म लैम्डा पे डिपेंडेंट थे उन्हें इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया। एंड वी गेव इट इक्वेशन नंबर 1। Now we will substitute let x is equals to hc अपॉन लेमडा के टी। अगर hc अपॉन लेमडा के टी को अपन x मानते हैं तो हमें dx क्या मिलेगा, क्योंकि लेमडा नीचे है तो 1/λ का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। बाकी hc अपॉन के टी तो कांस्टेंट है, तो hc अपॉन के टी को एज इट इज़ लिख दिया और साथ में क्या आ जाएगा डी लैम्डा। इसी के साथ ये जो ऊपर हमें टर्म मिला है x वाला, इसी यहाँ से अगर लेमडा निकाले तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, hc अपॉन x के टी। तो ऊपर वाली इक्वेशन 1 में जहाँ पर हमारे पास लैम्डा होगा वहाँ तो हम रखेंगे ये वाला टर्म, और जहाँ हमारे पास डी लैम्डा होगा वहाँ रखने के लिए हमें डी लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस वाले लाइन से हम डी लैम्डा निकालेंगे तो डी लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये, बट हम नहीं चाहते कि उसमें लैम्डा वाला टर्म हो, तो वापस यहाँ से लैम्डा की वैल्यू उठा के और ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इस जगह, तो हमें मिल जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। थोड़े से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दो, बचे हुए टर्म को लिख देंगे। रिमेंबर ये जो डी लैम्डा है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है और हम नेगेटिव साइन को ओमिट करेंगे, हम केवल इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड ही लेंगे, मैंने माइनस साइन नहीं लिया है। तो ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, देखो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये तो है डी लैम्डा की वैल्यू। ओके, यहाँ हमारे पास था λ⁵ तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ हमारे पास था e की पावर hc अपॉन लेमडा के टी, उसको हमने x मान लिया है। कांस्टेंट टर्म को सबको इंटीग्रेशन के बाहर लेके आप रीअरेंज करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा और बचे हुए टर्म आपको अंदर की तरफ मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम पूरा जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, बट आप याद रख लीजिएगा इसको सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आती है π⁴/15। तो इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू अपन पुट करेंगे, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आता है ये, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा ये। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है जिसको अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो और इमिशन पावर सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट करती है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल्दो ये सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही रेडिएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस आप इनमें समझना। यू जो है वो एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और जो ई लैम्डा हमने लिखा था, ये तो लैम्डा हो जाएगा, और जो ई लैम्डा अपन ने लिखा था या फिर ई है, उसको हम बोलते हैं इमिशन पावर, उत्सर्जन क्षमता। ये होता है ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन में ऊर्जा, और ई लैम्डा जो है वो क्या होता है, उत्सर्जन क्षमता, इमिशन पावर। ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा या विकिरणों की ऊर्जा, तो दोनों ही एनर्जी है, रेडिएशन की एनर्जी है। यू लैम्डा है एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा, और ये एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा है। तो अगर फिजिकली इसको समझाना चाहूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो, सपोज करो ये ब्लैक बॉडी है, तो इसके अंदर के वॉल्यूम में रेडिएशन भरा हुआ है, और उस वॉल्यूम के अंदर अगर टोटल, ये टोटल मान लीजिए इसका वॉल्यूम V है, तो टोटल इस वॉल्यूम में जो रेडिएशन भरा हुआ है उसकी टोटल एनर्जी मान लीजिए U है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, U अपॉन V विच इज़ स्मॉल u। ठीक है, तो इस पूरे ब्लैक बॉडी के अंदर के आयतन में भरी हुई विकिरणों की जो ऊर्जा होगी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन होगी, उसको अगर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगी एनर्जी डेंसिटी विच इज़ स्मॉल u। कैपिटल E क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जब हमने इसमें से एक छोटा सा होल कर दिया था और उसमें से रेडिएशन बाहर की तरफ आ रहा था, तो उस होल का एरिया, यानी वहाँ पर एरिया मान लीजिए A था, उसका एरिया, उस एरिया A में से पास होने वाला रेडिएशन हमने कैलकुलेट किया, और उसके बाद हमने इस एरिया से डिवाइड कर दिया उस रेडिएशन की मात्रा को, क्वांटिटी को। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो बाहर की तरफ आ रहा है रेडिएशन, दैट विल रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया। इसके साथ साथ यूनिट एरिया से निकलने वाले रेडिएशन के बाद वो कंटिन्यू बहुत देर तक निकलता रहेगा। हम चेक करेंगे 1 सेकंड में कितना रेडिएशन बाहर की तरफ आ रहा है। तो एरिया के साथ साथ हम यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन पर यूनिट टाइम भी ले लेंगे, सॉरी, एरिया इनटू टाइम। तो दिस विल रिप्रेजेंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो तो हो जाता है आपका इमिशन पावर, और यूनिट वॉल्यूम में अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है वो हो जाता है हमारा एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u। तो वैसे ही इनका फिजिकल मीनिंग सेम है, दोनों ही रेडिएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। एक टर्म u जो है वो अंदर भरे हुए वॉल्यूम में एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और एक जो कैपिटल E टर्म है वो उस ब्लैक बॉडी से बाहर आने वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, है बात एक ही। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, जो कि कैपिटल E है, जिसे हम कहते हैं इमिशन पावर, इंग्लिश में है इमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न कर लीजिएगा कि ये जो E होता है इसका फॉर्मूला होता है CU अपॉन 4, जहाँ C स्पीड ऑफ लाइट है, 4 इज कांस्टेंट एंड U इज एनर्जी डेंसिटी। आई एम नॉट डिराइविंग दिस फॉर्मूला। ओके, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा। तो E हमें निकालना है, तो दिस विल बी CU अपॉन 4। U वैल्यू हमें ऊपर से मिली है फॉर्मूले से, तो U की वैल्यू हम वहाँ से पुट कर देंगे। देखो एक बार U की वैल्यू कौन सी मिली है अपन को, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये हमें U मिला है। ठीक है, ये U की वैल्यू है, ये एज इट इज़ फॉर्मूला हम कहाँ पुट करेंगे, इस जगह, और जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, बचे हुए टर्म को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो कितने कांस्टेंट है, 2 पाई के सी एच 15, ये सब कांस्टेंट है। तो सबको मिला के हमने क्या नाम दे दिया, सिग्मा, और बचा हुआ जो टेम्परेचर है T⁴ उसको अलग लिख लिया। तो सिग्मा हमने अपने क्या माना है, ये इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है। जब वो वैल्यू पुट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो बिल्कुल वही आती है जो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ में स्टीफन कांस्टेंट की आई थी। जो सिग्मा होता है वो स्टीफन कांस्टेंट होता है, जिससे ये वेरीफाई हो जाता है कि ये जो लॉ हमें मिला है ये कौन सा है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। सो दिस इज हाउ वी डिराइव स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, Rayleigh-Jeans radiation law and Wien's law from Planck constant radiation law.